तो पॉलिटिकल साइंस 4 एग्ज़ाम से पहले ही आपने शायद कुछ पढ़ा होगा, इसका पढ़ा होगा तो। और वैसे आपने, आपके हिसाब से आपकी कैसे तैयारी है पॉलिटिकल साइंस 4 की? मतलब अगर अभी आपसे पेपर ले लिया जाए तो आपको कितना कंटेंट, कितना सिलेबस जो है तैयार है? 20%, 30%, स्टार्टिंग। 10%? सर पहले तो आपके किया शॉर्ट होगा ना। नोट्स में से तो मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, बट हाँ रिवीजन की जरूरत है। मतलब मेरा बस वही पूछने का मकसद ये है कि अगर अभी आपसे पेपर ले लिया जाए, टेस्ट ले लिया जाए, तो कितने क्वेश्चन आप कर लेंगे? क्योंकि इसमें ज़्यादा गैप नहीं है हमारे पास। हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ एक दिन का गैप है। एक दिन या आज रात एग्जाम। और कल दिन और कल रात, मतलब 2 रातें एक दिन, इतना टाइम है हमारे पास। तो इसको पढ़ने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? टोटल कितने क्वेश्चन है इस असाइनमेंट के अंदर? 19। टोटल 19 क्वेश्चन है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको शेयर कर रखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कर कर। टोटल 18 क्वेश्चन है कि 19 है? 18 या 17 है सर, 19 है। 18 क्वेश्चन है टोटल। तो 18 क्वेश्चन है टोटल। अब आपने, जो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके भी शेयर कर रखे हैं ग्रुप के अंदर, वो तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? आप कैसे पढ़ेंगे इसको? क्योंकि दिन सिर्फ आपके पास एक है, रात आपके पास 2 है। तो क्या स्ट्रेटेजी बनाई है आपने पढ़ने की? अभी आने के बाद तो आपने कुछ शायद ही पढ़ा होगा किसी ने भी, क्योंकि 2 बजे पेपर खत्म हुआ तो शायद 4 तो बज ही गए होंगे घर आते आते, 4-5, किसी को 6, जिनका ज़्यादा दूर है। सर अभी अभी आया था आधे घंटे पहले। हाँ वही कर रहा हूँ, फ्रेश होके थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अब आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से पढ़ेंगे आप? स्ट्रेटेजी बताओ अपनी अपनी। रात को पढ़ेंगे, कल सुबह ही उठ के पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? सर रात को। सर रात सुबह को, स्टार्ट करते हैं। सुबह स्टार्ट करेंगे। और कोई? सर रात को। आप तो स्नेहा रात को पढ़ेंगे, कृष्णा सुबह पढ़ेगा, बाकी लोग कब पढ़ेंगे? सर सुबह पढ़ेंगे सर। सर कल ही मॉर्निंग में सर। कल अभी तो सर मॉर्निंग में। नहीं सर, मेरे तो रात को ट्रैवलिंग के सर थकान सेंटर हो भी रही है। बहुत दूर पड़ता है, मैं तो ट्रैवलिंग भी बहुत लंबी हो जाती है बहुत। हाँ, ओके। टायर्ड भी दिलीप जी हो गया, मोनिका जी हो गया, और कौन बचा है हमारे ग्रुप में अभी? दीक्षा। आप कब पढ़ेंगे? दीक्षा का शायद माइक ज्वाइनिंग है लेकिन वो है नहीं। तो बाकी जो भी है हमारी क्लास में, एक स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि जो ज़्यादा थक गए वो रेस्ट ले लें। मतलब रेस्ट लेने का ये मतलब है कि वो 2-4-5 घंटे सो लें, लेकिन 12-1 बजे के बाद उठ जाएं, 2 बजे उठ जाएं, 3 बजे उठ जाएं। जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, रात को नहीं पढ़ रहे हैं, वो 3 बजे उठ जाएं, 2 बजे उठ जाएं, जब भी वो उठ सकते हैं मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि नींद तो होनी ही पड़ेगी, एग्जाम को चल रहे हैं आपके। उस समय पढ़कर जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन उस पीरियड में कर लें। सुबह 2 बजे से 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, 6 बजे तक उसको कर लें, 5 बजे तक पढ़ लें। फिर 1-8 घंटे का रेस्ट ले लें। 8 बजे तक सो सकते हैं, 7 बजे तक सो सकते हैं, जिसको जैसी बॉडी कंफर्ट हो वैसे। फिर दोबारा उठ के ब्रेकफास्ट करके, नहा धो के, फ्रेश होके, भगवान का नाम लेके, पूजा पाठ करके, फिर एक बार फिर पढ़ने बैठ जाएं। उस सेटिंग को आप कम से कम 11-11:30 बजे तक चलाएं। 2 से 3 घंटे, 4 घंटे की सेटिंग आप उस समय लें। फिर आप रेस्ट ले लें, उसके बाद 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक रेस्ट कर लें। 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे का रेस्ट कर लें। उसके बाद अगेन एक स्टडी स्लॉट बनाएं पढ़ने का, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। फिर आप 2 घंटे का रेस्ट लें और फिर रात की स्टडी करें, जो फाइनल रिवीजन आपकी रहेगी। इस तरीके से अगर पढ़ेंगे आप तो आपके 18 के 18 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे रिवीजन में। अदरवाइज आपके कुछ ना कुछ छूट जाएगा। अब जो लोग इतना नहीं पढ़ सकते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? उनके लिए ये है कि जो इतना टाइम नहीं पढ़ सकते वो अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लें। टोटल 18 क्वेश्चन है, कोई भी 7-8 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लें इस असाइनमेंट में से, जो आपके हिसाब से लगता है आपको एग्ज़ाम में आएंगे, या फिर मेरे हिसाब से जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए उसमें से कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें। वैसे अपने मन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम अपने मन से किसी चीज़ को करते हैं तो वो सच में हो जाता है, तब्दील होता है, एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है जो हमें लग रहा होता है। हमारा खुद का ब्रेन भी तो इस तरीके का कई बार एक क्वेश्चन देता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें। अनकॉन्शियस माइंड
कई बार हमारा बिल्कुल करेक्ट मैसेज देता है और वो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो ऐसे 7 या 8 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, उनको पढ़ लें सिर्फ, सब बाकी सबकी सिर्फ एक रीडिंग कर लें और 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के कर लें। तो उससे क्या होगा कि आप फेल नहीं होंगे, आपका बैक नहीं लगेगा, आपके पासिंग मार्क्स एटलीस्ट आ जाएंगे। सारा पढ़ने के चक्कर में हो सकता है कि टाइम कम है, ना पढ़ा जाए आपसे। जो इतनी सेटिंग कर सकते हैं जितने मैंने बताया है, जो आज रात को पढ़ने वाले हैं वो अभी क्लास ख़त्म हो जाए 10:30 बजे 10 बजे से पढ़ने बैठ जाएं, 12-1-2 बजे तक पढ़ें, फिर रेस्ट ले लें, फिर सुबह उठ के दोबारा से सिटिंग करें। जो रात को पढ़ने वाले, जो रात को नहीं पढ़ सकते, अभी बहुत थके हुए हैं, वो अभी पढ़ लें, अब मतलब सॉरी अभी सो जाएं, क्लास लेने के बाद डिनर करके सो जाएं, जल्दी सोने की कोशिश करें। मैं 10 बजे मान लो, 9:30 बजे, 9:45 बजे मान लो क्लास ख़त्म हुई, 10 सवा 10 बजे तक आप डिनर करके सो जाएं। उसके बाद सुबह उठें 2 बजे। इतने रेस्ट बहुत है, इससे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती बॉडी को। बॉडी हमारी खुद मतलब कुछ चीज़ों को मैनेज कर लेती है। ऐसा हम लोग को लगता है कि बहुत टायर्डनेस हो रही है, आराम की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी चलाएं, आराम से थोड़ी देर में कुछ पानी ज़्यादा पी लें। पानी ज़्यादा पीने से भी बॉडी के अंदर जो वाटर की कमी होती है वो ठीक हो जाने की वजह से भी रेस्ट मिल जाता है। पढ़ने बैठ जाएं 2 बजे, 3-2:30 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाएं। पूरी आपकी 3-4-5 बजे तक पूरा पढ़ें। जब वो 3 घंटे पढ़ लेंगे 2 बजे से 5 बजे तक, फिर वो 2-3 घंटे रेस्ट ले लें, सो जाएं। उससे क्या होगा, फ्रेशनेस आ जाएगी बॉडी के अंदर। तो 5 बजे से 7 बजे, 7:30-8 बजे तक फिर उठ जाएं। उठ के नहा धो लें, पूजा पाठ कर लें अपने, जो भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे, तो लेना ही चाहिए ताकि भगवान साथ दे। फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ने बैठ जाएं। 10 बजे से कोशिश करें, 9 बजे से कोशिश करें, 10 बजे से कोशिश करें, जितना भी टाइम उनको लगता है उनको कोशिश करें जल्दी जल्दी करने की। तो 10 बजे से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12:30 तक या 12 तक ही मान लो, पढ़ लें 2-2.5 घंटे। फिर 2-3 घंटे फिर रेस्ट ले लें, क्योंकि रेस्ट लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि लगातार सेटिंग नहीं हो पाती है। लगातार सेटिंग करने से हम लोग अननेसेसरी अपने ऊपर जब प्रेशर डालते हैं तो हमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होता है, फिर भी हम उसमें घुसे रहते हैं, सोचते हैं पढ़ लें, लेकिन वो पढ़ाई होती नहीं। जब भी आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा हो ना कि मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरा शायद पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप उस समय रेस्ट ले लें। चाहे आप नैप हल्का सा आंखें बंद करके रेस्ट ले लें, 10-15 मिनट का, लेट जाएं स्लीपिंग पोजीशन में, 10 मिनट 15 मिनट भी रेस्ट लेंगे तो फ्रेशनेस आ जाएगी बॉडी के अंदर। फिर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। कभी भी ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा, कितना ही पढ़ रहा है फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो उस समय थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है, बॉडी रेस्ट मांग रही होती है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है आपके पढ़ने की। 7 से 8 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं जो आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो। बाकी मेरी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि मैं पॉलिटिकल साइंस के जितने वीडियो हैं ऑलरेडी पहले शेयर किए हैं, दोबारा से शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में। इस क्रैश कोर्स से जुड़े वीडियो भी हैं मेरे पास, मास्टर क्लास हमने ली थी पॉलिटिकल साइंस की, वो भी शेयर कर दूंगा आपको, तो उसको एक बार सुन लें। वो सुनने से फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी चीज़ें सुनी हुई याद रह जाती हैं एग्ज़ाम तक, और रटी हुई याद नहीं रहती। अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आज क्लास में ये क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए, तो आप बताइए, उसी क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। सर बोलिए। सर क्रैश कोर्स का है क्वेश्चन नंबर 13 रीजनलिज्म। रीजनलिज्म तो क्षेत्रवाद होता है। हाँ सर, वही समझ नहीं आया। क्षेत्रवाद किसको पता है? रियलिज्म क्या होता है, क्षेत्रवाद क्या होता है, बताइए एक बार। मैं क्वेश्चन नंबर 13 निकाल रहा हूँ। जब तक जो भी पॉइंट आपको याद है, जरूर नहीं कि सबको सारे पॉइंट ही याद हो, लेकिन जो जो पॉइंट याद है वो तो एक बार बोलिए। क्षेत्रवाद में सर स्थानीय पार्टियां होती हैं, और ये अपने क्षेत्र जैसे की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। देश की डेवलपमेंट पे नहीं देखती है। हाँ, देश राष्ट्र के के डेवलपमेंट के विकास से, बारे में नहीं सोचती। हाँ, राष्ट्र के जैसे विकास से इनको कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट, क्षेत्र का विकास चाहिए। और जैसे बताइए बताइए। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी, साउथ में डीएमके टाइप की जो पार्टियां होती है, AIDMK, DMK, एआईडीएम का हो गया। जैसे वेस्ट बंगाल में उसकी तृणमूल ममता कांग्रेस बनर्जी होगी, की, जैसे अभी शिवसेना होगी मुंबई में, महाराष्ट्र का में मुद्दा उठ रहा है, महाराष्ट्र का मुंबई मुद्दा उठ में रहा शिवसेना, है। एनसीपी है, एनसीपी का भी वो चल रहा है आजकल, न्यूज़ में बहुत आ रहा है। अजित पवार। तो ये सब क्षेत्रीय पार्टियां, ये क्षेत्र की बात की, तो क्षेत्र के इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं बात। इनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है।
लेकिन जो नेशनल पार्टी होती है उसको नेशन से मतलब होता है, राष्ट्र से। वो क्षेत्र की बात ना करके देश की बात करती है। जैसे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, ये नेशनल पार्टी है। जैसे आम आदमी पार्टी है, वो नेशनल पार्टी तो बन गई लेकिन है वो रीजनल पार्टी है अभी। उसको आप नेशनल पार्टी नहीं कह सकते। हालांकि उसको मान्यता मिल गई है नेशनल पार्टी की, लेकिन वो मान्यता मिलना तो उसको भी मिली हुई है, क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी को भी मिली, वो तृणमूल कांग्रेस को भी मिली है, वो एनसीपी को भी मिल रखी है। लेकिन वो हकीकत में नेशनल पार्टी तो नहीं है ना, क्योंकि उनकी एक ही स्टेट में गवर्नमेंट है या दो ही स्टेट में गवर्नमेंट है। जब तक आपके पास, जैसे इंडिया में कितने स्टेट हैं टोटल, कितने कितने राज्य हैं हमारे भारत के अंदर? शायद 29 है शायद। 29 प्लस यूनियन टेरिटरी मिला के आपका 32 है शायद। तो 32 राज्यों में से कम आधे 50% में तो सरकार हो, 16 में तो हो, तभी तो आप उसको नेशनल पार्टी हकीकत में बोलेंगे कि वो सच में नेशनल पार्टी है। जैसे बीजेपी की आजकल बहुत सारे राज्यों में सरकार चल रही है, तो वो नेशनल पार्टी, ट्रू नेशनल पार्टी है। तो रीजनलिज्म का जो मुद्दा है उसका सबसे बड़ी नेगेटिविटी जो है वो यही है कि हमेशा ये अपनी रीजन के डेवलपमेंट की बात करते हैं। इनको नेशनल डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं होता। हर मुद्दा, हर चीज़, ये कंसंट्रेशन पूरा इनका रहता है अपना रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर। और रीजन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये बात करते हैं नॉर्मली। तो ये फैक्टर्स हो गए आपके रीजनलिज्म के। अब इम्पैक्ट क्या है इसका इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर? तो इंडियन राजनीति के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है कि कोई भी एक पार्टी जो है मेजोरिटी के साथ नेशनल सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बना पाती, जिसकी वजह से देश के डेवलपमेंट के लिए जो एक्चुअल काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम बात करें कि मोदी जी की सरकार से पहले जो सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसे कांग्रेस की गवर्नमेंट कहना गलत है, वो किसकी गवर्नमेंट थी? अभी जो गवर्नमेंट है वो एनडीए की है, नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन की है। लेकिन ये बात अलग है, हाँ ये बात अलग है कि उसके अंदर बीजेपी ऐसी पार्टी है जो नेशनल डेमोक्रेटिक भी ना हो, एनडीए भी ना हो, तो वो भी अकेली सरकार चला लेगी, इतने सांसद हैं उसके पास, यानी कि फुल मेजोरिटी की सरकार चल रही है अभी। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करें तो उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। उसने यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एसोसिएशन बनाया। उस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के अंदर उसने बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ को इन्वॉल्व किया, उनके सांसदों की मदद ली और मेजोरिटी हासिल करके सरकार चला दी। लेकिन यहाँ पर होता क्या था कि जितने रीजनल पार्टी, जैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी उसके अंदर थी, राष्ट्रीय जनता दल, वो हमेशा बिहार के मुद्दे पर ही घेरते रहते थे सरकार को। उनको रेल मंत्री बनाया तो उन्होंने कितने हॉल्ट, 50 हॉल्ट, पता नहीं 100 हॉल्ट नए स्टेशन जो है बिहार में शुरू कर दिए, नई ट्रेनें बिहार के लिए चला दी। मतलब डेवलपमेंट तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लेकिन बिहार का ही क्यों हो रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनको बिहार से मतलब था, उनकी राजनीति सारी बिहार से चल रही थी। तो यानी कि ये, जैसे अब उस सरकार में और भी कोई मंत्री था, जैसे कर्नाटक से मंत्री था उनकी सरकार में, तो उसमें कर्नाटक के हितों की बात करता था वो हमेशा, राज्य मंत्री जो था कृषि में। तो यानी कि रीजनल पार्टी इसके आने से नुकसान ये होता है, कोई भी देश की बात नहीं करता, नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करता, सब रीजनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो ये इसके इम्पैक्ट हैं पॉलिटिक्स के ऊपर जो पड़ते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके रीजनलिज्म के? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पाती। अगर आपको याद हो, इससे पहले की सरकार हम चले जाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार 13 दिन की सरकार चलाई, उनके अलायंस ने उनकी सरकार गिरा दी। फिर उन्होंने 13 महीने की सरकार चलाई, उनके अलायंस ने उनकी सरकार गिरा दी। फिर उसके बाद उनकी 5 साल की पूरी सरकार आई, जब उनको मेजोरिटी मिल गई पूरी, तब। उससे पहले कि हम सरकार में चले जाएं तो एच डी देवेगौड़ा की सरकार थी जो शायद 6 महीने 8 महीने चली। उससे पहले आई के गुजराल की सरकार थी जो साल भर से ज़्यादा चली। उससे पहले चंद्रशेखर की सरकार थी जो 4 महीने ही चली। तो ये सारा क्यों हो रहा था? ऐसा काम क्यों हो रहा था? ऐसा काम इसलिए हो रहा था क्योंकि किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं थी, समर्थन से सरकार बन रही थी। कांग्रेस बार बार समर्थन खींच लेती थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका पीएम था नहीं, वो दूसरी पार्टियों को पीएम बनवा रही थी। एच डी देवेगौड़ा की सरकार भी उस समय आई थी। तो ये सारे लोग प्रधानमंत्री के मजे लेके गए सिर्फ 6 महीने 8 महीने, जिसमें सबसे ज़्यादा आई के गुजराल ही रहा, साल भर से ज़्यादा। वीपी सिंह की सरकार बनी, उसी समय पर वीपी सिंह की सरकार भी गिर गई, कांग्रेस समर्थन से बनी हुई थी। तो ये सब खेल चल रहा है किसका? रीजनलिज्म का। रीजनलिज्म जब हावी होता है तो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और सब चीज़ें जो है क्षेत्र के ऊपर डिसाइड होकर चलने लगती हैं। और ये देश के लिए नुकसानदायक बात है, देश की प्रोग्रेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए नुकसान है। तो ये आपका रीजनलिज्म हो गया। और कोई क्वेश्चन इसमें से किसी को पूछना है तो पहले हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तीन मुद्दे हैं आपके जो हिस्ट्री में भी आएंगे, पॉलिटिक्स में भी आएंगे: कास्टिज्म, रियलिज्म
और एक और रह गया टेररिज्म। ये तीनों मुद्दे आपके दोनों कोर्स में हैं और सेम ही है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर इंडियन पॉलिटिक्स का रिलीजन हिस्ट्री में क्यों पूछ रहा है। हिस्ट्री में इसलिए पूछ रहा है क्योंकि रिलीजन तो एक ही है, पॉलिटिक्स में भी वही रिलीजन है, तो वहाँ पर भी वही। अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा रिलीजन, क्षेत्रवाद अलग अलग कैसे बांटेंगे हम उसको। तो इस वजह से ये आपका अगर यहाँ याद कर लोगे तो वहाँ पर भी कम्युनिज्म और रिलीजम, एक और है कास्टिज्म। ये तीनों जो है ना ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में भी और यहाँ पर भी। तीनों में से एक एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, कम्युनिज्म आएगा, रिलीजम आएगा, या फिर आपका ये आएगा, कौन सा रहेगा, कास्टिज्म। इन तीनों में से क्वेश्चन आता ही है आपके पेपर में। अब 2-3 बार से तो आ रहा है, अब मैं कह नहीं सकता कि इस बार भी आएगा, पर आने की उम्मीद तो है, इस बार भी आ सकता है। अब एक क्वेश्चन है आपका ये, एक्सप्लेन द कंपोजिशन, पावर एंड जुरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की क्या पावर है, कैसा कंपोजिशन है हाई कोर्ट का। तो आपके देश में कितने हाई कोर्ट हैं, इंडिया के अंदर कितने नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं। सर हर स्टेट का एक ही होता है। हाँ, लेकिन सारी स्टेट में नहीं है, जैसे पंजाब का और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। 25 हाई कोर्ट्स हैं सर। टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें हमारी कुछ जगह जॉइंट हाई कोर्ट चलता है, जैसे आपका दमन दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे एक है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है आपका, उसके अंदर ही आपका लक्षद्वीप और दमन दीव भी आ जाता है। केरला हाई कोर्ट है, इसके अंदर जो आपके कोस्टल एरिया के और भी स्टेट है उनका हाई कोर्ट एक ही है, केरला के अंदर ही है। तो ये 25 टोटल हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, जबकि 32 स्टेट्स हैं हमारी, 29 स्टेट्स और बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं। अब है कंपोजिशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बनता कैसे, मतलब हाई कोर्ट में कौन कौन होता है। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस होगा, उसके बिना तो बनेगा ही नहीं कोई भी कोर्ट। उसके बाद अदर जजेस होंगे, जो अदर पोजीशंस पर रहेंगे वो अदर जजेस हो जाते हैं आपके। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इसकी अपॉइंटमेंट का और इसके रिमूवल हटाने का जो प्रोसीजर है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। किससे कंसल्टेशन करता है, स्टेट के गवर्नर से, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहा है लेकिन स्टेट के गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद कर रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये किससे कंसल्टेशन कर रहा है, 2 लोगों से कर रहा है, एक तो गवर्नर से कर रहा है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कर रहा है। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, अगर जज बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पहला इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एज होनी चाहिए 35 ईयर एंड ओल्ड, एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का कम से कम। अब 10 साल का एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाईएस्ट कोर्ट के अंदर या सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर। अब है टेन्योर ऑफ जजेस की अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होगी, टोटल 62 ईयर का जब तक नहीं हो जाएगा वो अटेन 62 ईयर्स ऑफ एज, तब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं हो सकती। इसके अलावा इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकता है, लेकिन उसके लिए रिमूवल के लिए प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, तभी उसको हटा सकते हैं। वो करप्शन भी हो सकता है, मिसबिहेवियर भी, कुछ भी हो सकता है वो रीज़न। सैलरी और अलाउंस, कितनी सैलरी मिलती है हाई कोर्ट के जजेस को, कितनी मिलती है बताइए। वैसे यहाँ पे अमाउंट नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ यही बताया कि जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उतनी सैलरी मिलेगी। पर मेरे हिसाब से शायद 2-1 लाख रुपए के आसपास सैलरी बनती है हाई कोर्ट के जज की। एग्जैक्ट सैलरी मुझे पता नहीं है, आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। पावर ऑफ स्टेट हाई कोर्ट है, स्टेट हाई कोर्ट की पावर क्या क्या। अब हाई कोर्ट किस तरह के मैटर लेता है, तो अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो किसी भी निचले कोर्ट में आपका केस चल रहा है, उसके फैसले से आप संतुष्ट नहीं, तो आप कहाँ चले जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये एक अपीलेंट कोर्ट भी है, अपीलेंट जुरिडिक्शन है, अपीलेंट कोर्ट है। अपीलेंट कोर्ट क्या होती है, जो अपील सुनती है। अपील किसकी सुनेगी, लोअर कोर्ट की। हाई सुप्रीम कोर्ट की थोड़ा ना अपील सुन लेगी, सुप्रीम कोर्ट तो इसकी अपील सुनेगा क्योंकि इससे हाईएस्ट कोर्ट है, क्योंकि हायरार्की सिस्टम है कोर्ट के अंदर। कुछ इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है, जो ओरिजिनली केस इसी में डायरेक्ट जाते हैं। उसके अंदर एक तो आपका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, जो इसके अंदर ओरिजिनली केस सुने जाते हैं। दूसरा आपका रिट पिटीशन इशू कर सकता है, ये इसका ओरिजिनल है। इसके अलावा कोई भी स्टेट्स के बीच में अगर झगड़ा होता है, राज्य से राज्य झगड़ा होता है, तो वो हाई कोर्ट में केस जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी मैटर है तो वो भी हाई कोर्ट में जाता है।
तो इस तरह के मैटर्स जो हैं वो हाई कोर्ट सुनता है। अगला है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कुछ भी जुडिशियल रिव्यू करना होता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? निचली कोर्ट ने कोई भी चीज़ पास कर दी और हाई कोर्ट को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो वो उसके फैसले का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में कर सकता है और उसके फैसले को चेंज भी कर सकता है चाहे तो। अब है पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर्स क्या क्या हैं? बताइए क्या पावर्स हैं जुडिशियल रिव्यू की? सॉरी, ये तो मैंने बताई थी। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, सुपरवाइजरी करने का काम करता है जुरिडिक्शंस का। जुरिडिक्शन की सुपरवाइजरी करने का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? जो भी आपके लोअर कोर्ट हैं उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाना, उनके लिए नियम कायदे डिसाइड करना, ट्रांसफ़र केसेस को सुनना, ट्रांसफ़र करना जजेस का, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सुपरवाइजरी बॉडी भी है लोअर कोर्ट के लिए। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ये एडवाइस भी करता है। ये एडवाइस किसको करेगा? आपका गवर्नर को करेगा। स्टेट का जो गवर्नर है उसको लीगल मैटर में अगर किसी एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो हाई कोर्ट का जो जज होता है वो उसको एडवाइस कर सकता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? ये तो जुरिडिक्शन इसकी पावर्स हो गई थी। अब इसके फंक्शन क्या क्या हैं? पहला फंक्शन है डिस्पेंसिंग जस्टिस, न्याय बांटना। न्याय बांटना इसका मेन काम है। सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर में ये करता है। प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो कैसे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा? जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आर्टिकल 226 के अंदर। आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो कोई भी ऐसा मैटर जहाँ पे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो उसके अंदर सुन सकता है और सही निर्णय दे सकता है। अब है अगला क्या रह गया? प्रोटेक्ट में, हाँ, जुडिशियल रिव्यू करना, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको। इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना या उसको उसके लॉज को समझना। मतलब कहीं पर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उसका अर्थ निकालना है, उसका मीनिंग बताना है, तो वो काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का ही काम है वो भी। अगला है सुपरवाइजिंग द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट को सुपरवाइज करना। लोअर कोर्ट जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसके लिए रूल्स बनाना, नियम कायदे, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, ये सब काम इसी का रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी संभालता है। किसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है? ये आपका मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर्ट के होते हैं उनसे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 3 मैंने आपको बता दिए थे, जैसे कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और रिलिज्म। इन तीनों को आप कर लेना जरूर। ये तीनों में से कोई एक तो आ ही जाता है एग्जाम में। और दूसरा मैंने अभी ये आपको कराई दिया हाई कोर्ट वाला। सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सेम सही कुछ क्वेश्चन है जो हमने हाई कोर्ट का पढ़ा है, तो वैसे ही कुछ है। यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है इसके पास और फंडामेंटल राइट के गार्जियन के रूप में भी काम करता है। कहीं पर भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो डिसीजन लेकर आपके फंडामेंटल राइट्स को बचा सकती है। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी लॉ को अमेंड कर रहा है, पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया या पार्लियामेंट ने कोई नया लॉ पास कर दिया, उस लॉ को देखना, चेक करना कि वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर तो है, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन की। मतलब मूल भावना को चेंज नहीं कर सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन की, एक्ट को जरूर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा देश जो है सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलर कंट्री की जो सेकुलरिटी की भावना है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। कोई ऐसा लॉ नहीं ला सकते जो किसी विशेष जाति को सपोर्ट करता हो। अगला है इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने ऊपर भी बताया था, हाईकोर्ट के केस में बताया था आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं पे किसी लॉ की, किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की व्याख्या करनी है, किसी आर्टिकल को एक्सप्लेन करना है, तो वो एक्सप्लेन करने का या उसका अर्थ बताने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू, ये हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है, और हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है, साथ में लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू ये कर सकता है। प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 के अंदर इसके पास पावर है। आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट आपको मतलब आपके फंडामेंटल राइट वापस दिला देगा। सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट है। कोई भी ऐसा काम कोई पॉलिटिकल पार्टी कर दे
जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो, लोकतंत्र के अगेंस्ट हो, तो तुरंत ये सुनवाई कर उस पर केस चला सकता है। इवन प्रधानमंत्री को भी ये बुला सकता है अपने सामने पेश होने के लिए, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को छोड़कर। एंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनकी जवाबदेही को निश्चित करता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल को सुनने का काम करता है। जो भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक को इफेक्ट कर रही है, जहाँ पे 100-200 लोगों का मैटर हो, जैसे पोल्यूशन का मामला था दिल्ली के अंदर, व्हीकल पोल्यूशन, तो एमसी मेहता ने कोर्ट में केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि दिल्ली के लोग इतना टैक्स देते हैं फिर भी इतना सारा पोल्यूशन उनको रोजाना झेलना पड़ रहा है, इसका क्या रीज़न है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये केस तुरंत एज ए पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी सुनवाई शुरू हो गई। तो पीआईएल में वही केस लगता है जिसमें 100-200 लोग इफेक्टेड हो, मतलब बहुत सारे लोगों को उससे असर पड़ रहा हो। एक आध लोग, 10-15 लोगों का कोई मैटर पीआईएल में नहीं सुना जाता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी अमेंडमेंट करना हो तो वो पावर जो है वो लेजिस्लेचर के पास है, लेकिन उस अमेंडमेंट को चेक करना कि वो जो अमेंडमेंट है वो वायलेशन ऑफ द एक्ट तो नहीं हो रहा या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा, वो सब काम सुप्रीम कोर्ट का है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, जुडिशियली डिसीजन लेना। जैसे जैसे मान लो कि कोई केस है जो लोग सबॉर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है, उस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफ़र करवा सकता है। जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन का मुद्दा हो जाए या यहाँ पे डेमोक्रेसी से जुड़ा कोई मुद्दा हो, वहाँ पर ये डायरेक्टली उस मैटर को सुन सकता है। जैसे आपका ज्ञान वापी मस्जिद का मामला था, उसमें जो शिवलिंग का मुद्दा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट से ट्रांसफ़र कर लिया था केस, बोला हम सुनेंगे इसको। फैसला देके बोला कि जो जहाँ पे शिवलिंग होने का डाउट है उसको सिक्योरिटी दे दो और बाकी सब जो है इनके लिए खोल दो, मुस्लिम्स के लिए, उनको अपने प्रेयर करने थे। वजू खाना जो था, वजू खाने में वो शिवलिंग था ना जहाँ पे हाथ मुँह धोते हैं अपनी वर्शिप करने से पहले। बाद में केस की सुनवाई करके डिसीजन लेकर उसने दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया लोअर कोर्ट में, बोला कि अब इसको लोअर कोर्ट सुनेगी बाकी चीज़ों के लिए। तो एक चीज़ के लिए उन्होंने बुलाया था कि जो शिवलिंग है उनको प्रोटेक्ट कर ले हम, उस शिवलिंग को बचा लें कि वो शिवलिंग है या नहीं बाद में डिसाइड होगा। वो कह रहे हैं फवारा है, वो कह रहे हैं शिवलिंग है, हिंदू लोग कह रहे हैं शिवलिंग है, ये कह रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर बाद में इन्होंने ऐसा फाउंटेन का रूप उसको दे दिया, उसके हेड पर ऐसा डिज़ाइन बना दिया। जबकि मुस्लिम्स का ये कहना था कि शिवलिंग के अंदर कोई छेद तो होता नहीं है, तो फिर इसके अंदर अगर छेद है तो ये तो शिवलिंग है ही नहीं, ये तो फवारा है, फाउंटेन है। लेकिन वो डिस्प्यूट अभी भी चल ही रहा है, रिजोल्यूशन वो उसका असर शायद हुआ नहीं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है अभी हुआ नहीं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है किसके बीच में, स्टेट के कोई झगड़ा हो जाए, सेंटर स्टेट का कोई झगड़ा हो जाए, तो उसको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। जैसे अभी केजरीवाल का और उसका केंद्र सरकार का झगड़ा चल रहा था तो उसने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है जी, दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये पावर होनी चाहिए क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार है, उसके बाद पावर नहीं होगी तो काम कैसे करेगी। लेकिन अभी तो बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, फिर उन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, इनकी पावर दोबारा से छीन ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी तो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी तो बदल सकता है लेजिस्लेशन जो है, एक ऑर्डिनेंस लाके। तो उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो ये सब ऐसे चलता रहता है। तो ये सब हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट भी हो गया। कोई क्वेश्चन अब आप पढ़ लो, और कल क्लास जो है तो आपकी 12 बजे तो रहेगी क्लास, उससे पहले कोई क्लास पॉसिबल हुई नहीं क्योंकि आप लोग खुद अपनी सेल्फ स्टडी भी करेंगे। उसके बाद हम फिर डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितने बजे क्लास करनी है। तो 12 बजे के बाद अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है, तो मैं तो रात को ही करें फिर 9 बजे, या उससे पहले भी किसी क्लास की ज़रूरत है। हेलो सर वो पढ़ेंगे तो देख लेंगे अगर हुई तो। हाँ, 12 बजे की क्लास में तो हम पेपर डिस्कस करेंगे, एक बार पेपर को डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी आप अपना सेल्फ स्टडी कर लें, जो भी मैंने टाइम बताया अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उसी हिसाब से पढ़ने की स्ट्रेटजी बना लें अपनी, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो टाइम का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा आपको। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, लेटने का मन कर रहा है, तो लेट के कुछ चीज़ें सुन सकते हैं, सुनने से भी काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। कोई और भी डाउट है आपके तो मुझे आप पूछ लेना। बाकी अभी हम क्लास यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, और अब नेक्स्ट क्लास आपकी कल सुबह 12 बजे होगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करेंगे।